अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। ओके, तो देखो बच्चों, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर में क्या है, गैसियस स्टेट में होता है। And 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin। समझ गए बच्चों कि जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका 40% जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे बोला जाता है फॉर्मेलिन। इसका यूज होता है स्पेसिमेन जो होते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, उनके प्रिजर्वेशन में। ओके, आपने देखा होगा जो स्पेसिमेन रहते हैं उनमें लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर वो रखे होते हैं, वो होता है 40% फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। ओके, जो हायर मेंबर्स एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो वो लिक्विड्स हैं और बहुत ज़्यादा अप टू 17 तक के कार्बन एटम्स, ये तो लिक्विड फॉर्म में है चाहे वो एल्डिहाइड्स हो कीटोन्स हो, और इससे ऊपर वाले जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो लोअर मेंबर्स हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जबकि इससे ऊपर वाले जो मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन चेन काफी लंबी है या एल्काइल ग्रुप काफी बड़े हैं वो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। और ये आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। पहली बात तो यहाँ जो CO ग्रुप है बच्चों, CO ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ओके, मींस यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये है CO ग्रुप, तो यहाँ इस तरह से जो है वाटर मॉलिक्यूल इस CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन है, जब तक यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शन ऑफ CO ग्रुप मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस वाटर के मॉलिक्यूल की ओर अट्रैक्टेड होना, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शन मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, जो एल्काइल ग्रुप है उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन से ज्यादा है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स वाटर सॉल्यूबल होंगे। और ये कुछ मेंबर्स हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, यही वाटर सॉल्यूबल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शन जो है मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन से कहीं ज्यादा है। ओके, समझ गए बच्चों कि जो छोटे सदस्य हैं जैसे कि H2O, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, ये जल में घुलनशील है। रीजन है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो हाइड्रोजन स्नेही प्रक्रिया है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शन है, वो जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी जल विरोधी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा प्रभावी है। और ऐसे में हम जानते हैं कि चाहे वो हाइड्रोकार्बन में चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन्स हो, चाहे अल्कोहल्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एनी फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये कंडीशन बनती है तो हम जानते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होता है। हायर मेंबर्स में जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो काफी बड़ी हो जाती है और फिर वो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो हायर मेंबर्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ठीक है, कौन सी हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शन मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन से कम हो जाती है और ऐसे में वो इनसॉल्यूबल होते हैं। तो समझ गए बच्चों कि जो हायर मेंबर्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी वीक पड़ जाती है जल विरोधी क्रिया से और ऐसे में वो पानी में नहीं घुलते। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये एक पोलर कंपाउंड्स है बच्चों, इसमें CO बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है। ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CO बॉन्ड जो है पोलराइज्ड हो जाता है। ऐसे में CO ग्रुप का अपना डाइपोल मूवमेंट होता है और इसके डाइपोल मूवमेंट में एल्काइल ग्रुप का डाइपोल मूवमेंट मतलब RC जो बॉन्ड है या CC बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता है, एडिड हो जाता है और ऐसे में डाइपोल मूवमेंट और बढ़ता है। और दो एल्काइल ग्रुप हो, एक एल्काइल ग्रुप हो, H हो, तो यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप का इसमें ऐड हो रहा है, जबकि इसमें आप देखोगे दो एल्काइल ग्रुप अपना डाइपोल मोमेंट इसमें क्या करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसे में
इसका जो कीटोन्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड से कहीं ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड का है 2.33 डिवाइड, CH3CHO का है 2.70 डिवाइड, एसीटोन का 2.9 डिवाइड। तो समझ गए ना कि CO बॉन्ड पोलर होता है, ऐसे में डाइपोल मोमेंट आता है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, इनमें डाइपोलर इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी मॉलिक्यूल के बीच में अपने आप में, लेकिन ये जो होती है क्या कि डाइपोल मोमेंट एल्काइल ग्रुप का CO के साथ अगर ऐड होता है तो और बढ़ जाता है डाइपोल मोमेंट। यही रीजन है कि कीटोन्स का डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड से कहीं ज्यादा होता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम यहां आ जाते हैं कि आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स, एल्कीन्स, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करने पूछा गया हो, ऑब्जेक्ट इस तरह का आ गया हो, तो ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ अल्कोहल्स से ही कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन रखता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका रीजन है, हम देखेंगे, वो डाइमर्स बनाते हैं, वो वेपर स्टेट में भी डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं। उनसे कम किसका होता है? अल्कोहल्स। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उनसे कम किस में दिख रहा है हमें? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। उनसे और कम किस में है बच्चों? जो है ईथर्स में, उनमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है बट थोड़ा सा कम है। कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादा पोलर है, समझ गए ना, ईथर्स के रिस्पेक्ट में, और उनसे कम है एल्केन्स का। तो अगर आपको इस तरह का कोई कंपैरिजन करने किया जाए तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे जो मैंने लिखा है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जो एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स, अगर इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा गया है और वो आइसोमेरिक है, तो कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने आइसोमेरिक एल्डिहाइड से कहीं ज्यादा होता है। ये अभी आपने देखा कि जो कीटोन्स होते हैं वो मोर पोलर देन एल्डिहाइड्स। ओके, यही मैंने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, आर लोअर देन अल्कोहल्स एंड हायर देन ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स। समझ गए बच्चों कि जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से तो कम है बट हायर देन ईथर्स है, अल्काइल हैलाइड है, एल्कीन्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बट एब्सेंस ऑफ Hb। Hb कम है, तो Hb नहीं है तो वो किससे कम हो जाते हैं? अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए एल्केन्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड से कहीं ज्यादा ये बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम, किंतु ईथर और अल्काइल हैलाइड, एल्कीन आदि से कुछ होते हैं। ये ऑर्डर याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ईथर, एल्केन्स। ओके, RCOOH, ROH, RCHO या कीटोन एल्डिहाइड्स, ईथर्स और एल्केन। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स हायर देन द आइसोमेरिक एल्डिहाइड ड्यू टू मोर पोलर नेचर इन कीटोन्स देन एल्डिहाइड। कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक है। देखो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये है एसिटाल्डिहाइड जिसका डाइपोल मोमेंट है 2.7 डिवाइड। रीजन मैंने बता ही दिया कि एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन पोलर होते हैं, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट है 2.7 डिवाइड, बॉइलिंग पॉइंट है 322 केल्विन। अब यहाँ चले जाओगे तो इसका है 2.90, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। ये एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है, या हम इसी प्रोपेनल्डिहाइड ले लें तो यहाँ C2H5 ऐसा नहीं है, समझ गए ना, या CH3 रख दे, लगभग इसी रेंज का डाइपोल मोमेंट है और ये है इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इफेक्टेड होते हैं कि किसमें? इनके डाइपोल मोमेंट से। तो यहाँ तक मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी। ओके, अब आगे हम आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो यहाँ तक भी अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिड स्टेट में, जिसमें ये 3 ऑर्बिटल्स जो है, ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन सी हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, और एक ऑर्बिटल होती है अनहाइब्रिड
अनहाइब्रिड। ये कौन सी है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो और ऑक्सीजन की जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके बीच में तो साइड में ओवरलैपिंग होती है बच्चों, और क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड। बाकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन की या तो हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से सिग्मा बॉन्डेड होती है, मींस उनमें ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। समझ गए ना? और ऑक्सीजन भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक अनहाइब्रिड बची, वो और इनकी अनहाइब्रिड, तो ये तो पाई बॉन्ड बना रही है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रही है और 2 में क्या रहते हैं? लोन पेयर। और यहाँ पर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो CO ग्रुप है वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल होता है 120 डिग्री का। C और O के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं इस तरह से। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ध्यान रखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल ये है। ये एल्काइल ग्रुप के साइज के बेस पर ये चेंज हो सकते हैं बॉन्ड एंगल, लेकिन मिनिमम 120 डिग्री का होता है। इस तरह से ये चेंजेस आते रहते हैं। तो ये है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी में। ओके, तो देखो बच्चों, जो कार्बोनाइल ग्रुप है एक तो एक पोलर ग्रुप है। इसका रीजन क्या है? लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। समझ गए बच्चों कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे में जो CO ग्रुप है वो पोलराइज्ड हो जाता है, और यही पोलराइज्ड नेचर ही इसकी रिएक्टिविटी का बेस है। समझ गए ना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। CO ग्रुप ध्रुवीय होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युताओं में अंतर है। हम जानते हैं कि ये है पाई बॉन्ड, और सॉरी ये है कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। जैसे ही कोई रिएजेंट आता है हम जानते हैं कि ये पोलराइज्ड हो जाता है, और वैसे भी इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो बना ही रहता है। इसके अलावा पोलराइज्ड होता है। रिएजेंट की प्रेजेंस में कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में तुरंत ऑपरेट होता है, और इस तरह से पाई बॉन्ड टोटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, मींस लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, और ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनता है, मींस लुईस बेस की तरह वर्क करता है। ओके, अब कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो इस तरह से अटैक होंगे। जो X+ है या जो पॉजिटिव पार्ट है किसका? रिएजेंट का, वो ऑक्सीजन से अटैक करेगा, और जो नेगेटिव पार्ट है मींस न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। तो हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर क्या हो? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पे होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पे, और इस तरह का कोई एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। आगे हम देखेंगे इनकी जो मेन रिएक्शंस आप देखो कार्बोनाइल सबग्रुप की, वो सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड हैं, कुछ अलग टाइप के हैं। बाकी मैक्सिमम जो रिएक्शंस आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन या जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड। अब देखो बच्चों, जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है मींस वो कितने जल्दी किसी दूसरे रिएजेंट से अटैक करेगा, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मींस यहाँ पर हम ये कहें कि जो रिएक्टिविटी है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ओके, depends upon following factors। समझ गए बच्चों कि जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता जो है, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखो कौन कौन से हैं? एक तो होगा मैग्नीशियम
चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, एक ध्यान रखना जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चों कि कार्बोनाइल ग्रुप बल्कि कार्बोनाइल कार्बन ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बोनिल कार्बन के धनावेश के परिमाण। ठीक है बच्चों, एक किस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल और अदर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑफ CO। समझ गए बच्चों कि CO जो समूह है, समूह से संलग्न समूहों की त्रिविमवाद एक प्रिंसिपल इफेक्टेड होती है। और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नेचर। समझ गए ना। और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उनका क्या नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं। समझ गए बच्चों। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति, यानी कि जो कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मींस जो CO ग्रुप से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, अपने आप अट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन को या उसको विड्रॉ करते हैं, इस तरह से ये इन पे डिपेंड करती है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है बच्चों, क्रियाशीलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -I इफेक्ट -R इफेक्ट। ओके, ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं कार्बोनाइल ग्रुप से, जो कि कार्बन एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप जो भी ग्रुप जुड़ा है, उनके -I या -R इफेक्ट से ये तो रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। बट +I इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों इफेक्ट ऐसे हैं जो कि इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अगर आप इतना सा जानते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को आप बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं और ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन कम रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम इन्हें सबसे पहला फैक्टर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो देखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है वही क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोनाइल कार्बन में जो ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, कार्बोनाइल कार्बन में या एल्काइल ग्रुप जुड़ा है या फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, किस तरह का है। पहले मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताता हूं कि अगर यह एल्काइल ग्रुप का प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ये जो होता है, ये इस तरह से ऑपरेट होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी है उसको कम करता है। तो आप देखोगे कि दो एल्काइल ग्रुप मिलेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन में और कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे ही डिक्रीज होगा कार्बोनाइल कार्बन में, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मींस ये जो है न्यूक्लियोफाइल को उतने पावर से अट्रैक्ट नहीं करेगा जितने पावर से जो है फॉर्मल्डिहाइड अट्रैक्ट करता है। तो पहला पॉइंट समझें, ठीक है, कि +I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस the positive charge of carbonyl carbon, then electrophilicity of carbonyl group decreases, या carbonyl carbon, बल्कि हम ये क्या कहें, carbonyl carbon। तो carbonyl carbon की जब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो समझ गए बच्चों कि एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव
कार्बोनिल कार्बन के धनावेश के परिणाम को क्या कर देता है, कम करता है, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम हो जाती है और इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब आप यहाँ देखें फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स। फॉर्मल्डिहाइड में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कि प्लस या माइनस आई फैक्ट डाले, बट यहाँ पर आप एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट देख रहे हैं, तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, मतलब हम इसको पार्शियल इस तरह से शो करें, दो एल्काइल ग्रुप में नहीं तो और कम क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये जो है हमारी, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी का भी क्या है बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मींस अगर आपसे कहा जाए तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स और उससे कम रिएक्टिव कौन है बच्चों, कीटोन्स। एक तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड विद CO। समझ गए बच्चों कि जो CO ग्रुप से जो ग्रुप अटैच है उसका नेचर क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्टिविटी होगी किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतनी ही कम रिएक्टिविटी। देखो कैसे, ये है हमारे पास एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। हम जानते हैं कि इसका कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर देगा कार्बोनाइल कार्बन। अब यहां पर हम क्लोराइड लगा दें तो माइनस आई इफेक्ट होगा। ऐसे में ये बॉन्ड जो है इस तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और दो आप एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, सपोज यहां पर ये सॉरी दो क्लोराइड और जोड़ देते हैं, यहां पर एक क्लोराइड की जगह दो कर दें, तो अब आप देखोगे कि माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा, तो हम कहें पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। और यहां पर अगर आपने तीन ग्रुप लगाए तो तीन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा, यहां माइनस आई, ओके। और ये सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड रखेगा पॉजिटिव चार्ज का। हम इस तरह से शो करें, तीन पॉजिटिव चार्ज नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आप देखोगे कि इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये आएगा बच्चों। ये किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, या हम कहें कि कार्बोनाइल कार्बन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कि जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ोगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यहां पर आ जाए, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दें और यह टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दें, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जिससे यहां पर कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा बच्चों। और जैसे जैसे कम होता जाएगा, हम इस तरह से लें कि हम यहां और कम हो गया और यहां पे कम हो जाएगा, ओके, इस तरह से। और यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको ये दिखेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और इससे कहीं ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का रीजन है कि कैसा ग्रुप जुड़ा है कार्बोनाइल कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है। उस हिसाब से कार्बोनाइल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है और उसी बेस पर उसकी रिएक्टिविटी। तो दो फैक्टर बता दिया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, थर्ड जो फैक्टर है और वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी, ओके। तो आप देखें फॉर्मल्डिहाइड में छोटे छोटे H एटम्स हैं CO ग्रुप के आसपास, तो ये सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस रखता है। बट यहां देखें आप, जैसे एसिटाल्डिहाइड, ये इथाइल ग्रुप आ गया, सॉरी मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये जो हाइड्रोजन है या ये जो ग्रुप है ये इस तरह से एक स्टेरिक हिंड्रेंस डालते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल को यहां अट्रैक्ट होने से रोकते हैं। मींस यहां पर न्यूक्लियोफिलिक
का जो एडिशन है वो कम होगा, और बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप आ जाए तो जब ये अट्रैक्ट हो गए यहाँ CO ग्रुप, तो ये इनको यहाँ आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और ऐसे मैनिपुलेटिव जो एडिशन का रेट है वो कम हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ध्यान रखें वहां रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अब देखो अगर आप एलिफैटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स की बात करें, समझ गए ना, तो ओवरऑल ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अगर इनके बेस पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फिर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड्स, फिर क्या हो जाएंगे, कीटोन्स। इस तरह से समझ गए ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड। अभी हम रिएक्शंस जब पढ़ेंगे इनकी तो आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड्स में होंगी, कुछ कीटोन्स में नहीं होंगी, कुछ कीटोन्स में है लेकिन हायर कीटोन्स में नहीं है, तो ये सब इफेक्ट आता है। ओके, जस्ट ऐसा ही अगर आपको किसी सब्स्टिट्यूटेड, या हम ये कहें कि इसका ले लें और C2H5 C डबल बॉन्ड O और फिर इससे कम CH3 C डबल, तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो रिएक्टिविटी से रिलेटेड। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप देखोगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक कीटोन्स, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन्स, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिटरमिनेशन का आपको क्वेश्चन आ जाता है। फिर आप कैसे डिसाइड करें कि इसकी क्या रिएक्टिविटी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, बेंजल्डिहाइड की पर्टिकुलर बात करें तो कार्बोनाइल कार्बन और बेंजीन रिंग, इनके जो पाई बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे में पाई बॉन्ड बाहर आ जाता है। रिंग का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके कार्बोनाइल कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे में कार्बोनाइल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कि विद रिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन रिड्यूस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ रिंग। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, जो है ये इफेक्ट भी पड़ता है और डीलोकलाइजेशन, ये दोनों एक कंबाइंड इफेक्ट है जो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ऐसे में कार्बोनाइल कार्बन का जो चार्ज मैग्नीट्यूड है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन से तो कम हो जाता है, बट यहाँ पर कीटोन्स से कहीं ज्यादा होता है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक। मैं आपको एक डायग्राम से पूरा समझा रहा हूँ तो समझिए बच्चों कि बेंजीन वलय तथा कार्बोनिल समूह के मध्य संयुग्मन के कारण पाई बंध CO समूह के साथ विस्थापनीकृत हो जाता है तथा माइनस आई प्रभाव वलय की क्रियाशीलता को प्रभावित डालता है। इस आधार पर आप देखोगे कि इनकी क्रियाशीलता का क्या ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। तो देखो बच्चों, मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूँ अच्छी तरह से और फिर ऑर्डर बता देता हूँ। आप मेनली ऑर्डर याद रखना है। ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, समझ गए। बेंजल्डिहाइड में ये इफेक्ट पड़ा, रेजोनेंस इफेक्ट R, ये इधर आता है। ऐसे में कॉन्जुगेशन हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मींस रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो पाई बॉन्ड था, पहले हम इस तरह से समझें, 2 मिनटों को आपको और अच्छे से समझा देता हूं। पहले आप ऐसे देखें कि यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो, ओके। तो पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने से यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। यहां पर ये क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, समझ गए ना। अब ये यहां पर जो है कॉन्जुगेशन होता है बच्चों, कॉन्जुगेशन इफेक्ट मींस R इफेक्ट। तो ये पाई बॉन्ड यहां आ गया। ऐसे में क्या होगा कि जो कार्बोनाइल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो टोटली क्या हो गई, तो यहां पर क्या हो गई, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, समझ गए ना, कि पॉजिटिव चार्ज तो टोटली रिड्यूस हो और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से।
तो ऐसे में कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल रिड्यूस हो गया, हट गया, और अब कार्बोनाइल कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी। बट इसका जो रिंग का इंडक्टिव फैक्ट है बच्चों वो क्या होता है, माइनस आई। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ऐसे में जो कार्बोनाइल कार्बन है, अगर हम यहाँ R की बात करें और यहाँ पर हम इस तरह से लें बेंजीन रिंग की बात करें, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज ऐसी बात करें तो यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा। मींस यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि एलिफैटिक एल्डिहाइड में होता है। क्यों? क्योंकि एक कंबाइंड इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों। कंबाइंड इफेक्ट का मतलब माइनस आई इफेक्ट तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, बट ये जो इफेक्ट है रिंग का कॉन्जुगेशन इफेक्ट, आप देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे में कि कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम हो जाती है। तो आपको ऐसे ऑर्डर याद रखना है। क्या याद रखना है ऑर्डर कि किस तरह से फॉर्मेट एल्डिहाइड, तो CH2O, फिर RCHO, फिर C6H5CHO, फिर होते हैं R2CO, फिर यहाँ पर आते हैं ठीक है CO R, और फिर AR, मतलब ये है एरोमेटिक, टोटल एरोमेटिक कीटोन्स। मींस अगर हम यहाँ लें CH2O, CH3CHO, C6H5CHO, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CO, C6H5CO CH3 और C6H5CO C6H5। यहाँ पर और कम क्यों हो गई बच्चों? क्योंकि दो दो रिंग जो होती हैं फिनाइल रिंग, उनका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को टोटल डिक्रीज करता है, और यही रीजन है कि एरोमेटिक कीटोन्स एलिफैटिक कीटोन से बहुत कम रिएक्टिव है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट है। तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट इसके जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको तो थोड़ा सा कम करता है, जबकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो ये भले प्लस आई इफेक्ट है फिर भी ये ज्यादा रिएक्टिव बना रहता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्टिव जो है प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये याद रखना है, बस इतना सा ऑर्डर याद रखो बच्चों। यही आपके काम का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या याद रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर, ठीक है, लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है और रिंग सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, समझ गए ना कि रिंग सब्स्टिट्यूशन है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी अगर आप ऐसे देखें कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ड्यू टू रिंग सब्स्टिट्यूशन, इन रिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर रिंग में किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, सपोज यहां पर N डबल बॉन्ड O है, रिंग का माइनस आई इफेक्ट है, यहां पर इसका माइनस M है, माइनस I है। तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड को, अब हम ये जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड अगर सपोज ब्रेक हो गया, रिएजेंट आपने यूज कर दिया, तो रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ माइनस और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये बॉन्ड यहाँ जाए, बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट है इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो आप देखोगे कि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे और ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर, और जब ये ज्यादा बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ऐसे में ये हाईली क्या होगा, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, मींस जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो NO2 चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, आप देखोगे कि मैं ये कहूं कि यहां पर CHNO2 ये है, ओके, और एक NO2 अगर हम CHO पैरा में लगाते हैं तो पैरा से कहीं ज्यादा रिएक्टिव ये है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्टेरिक हिंड्रेंस आता है जो इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम माइनस आई, तो यहाँ पर 0 है। तो NO2 जो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन, वो कहीं इससे इसकी रिस्पेक्ट में ये कम रिएक्टिव हो जाती है। बट यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि NO2 ग्रुप का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इसकी रिएक्टिविटी को इफेक्टेड करता है। तो आप देखोगे कि ये ऑर्डर मिलेगा कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट माइनस एम, बट यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट होते हुए भी ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ध्यान रखना है आपको। और दूसरा एक और बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया आपने, जैसे कि यहाँ पर ये जोड़ दिया, ओके, तो ये ऐसे आएगा और ये उसको और ज्यादा शिफ्टिंग में शिफ्ट कर देगा, यहाँ माइनस एच और यहाँ पर OR प्लस। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बच्चे, ओके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन में आता है या पैरा पोजीशन में आता है तो ध्यान रखें वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं तो वो सीधा सा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर मैं अभी फिर से बता दूं कि ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ओके, और यहाँ पर हमारे पास है एक बेंजल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर सपोज OR है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और यहाँ पर आ जाएं आप C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर NO2 लगा दें ग्रुप, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से ज्यादा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं। अब चाहे हम साइनाइड लगा दो, CHO लगा दो, COOH लगा दो, SO3H लगा दो, इस तरह के। और यहाँ चाहे NH2 लगा दो, OH लगा दो, ठीक है, NR2 ग्रुप लगा दो, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, बेंजल्डिहाइड से कम रिएक्टिव और ये बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सीधा सा है कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से डिक्रीज होती है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो रिंग में इस तरह के सब्स्टिट्यूशन पूछ लिए जाते हैं। और जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जोड़ोगे उतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर CHO NO2 यहाँ ऐड कर दें, यहाँ ऐड कर दें, और इससे कम, उससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा जब आप इसमें CHO और NO2 यहाँ पर हो, सपोज NO2 यहाँ हो, NO2 यहाँ हो। तो इस तरह से जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप रिंग में होंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होती जाएगी बेंजल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे कि बेंजल्डिहाइड इनमें से कौन सा बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस समझ रहे हो आप कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बन पर किसका अटैक पहले होता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मींस नेगेटिव ग्रुप, जैसे कि साइनाइड ग्रुप है, RO माइनस ग्रुप है, R माइनस है, SO3H माइनस है। इस तरह के ग्रुप जब अटैक करते हैं कार्बन पर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो है अटैक होगा कहां पर, अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन फर्स्ट। समझ गए ना कि जो भी रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लेंगे उसके न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक होता है किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में। और जैसे ही, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखो यहाँ कार्बन था sp2,
क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ अलग से हम लिखेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और रिएजेंट के पड़ते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ये कार्बन एसिमेट्रिक हो जाता है, इससे में इसके दो मिरर इमेज बनेंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, मिरर इमेज बनेगा। ध्यान रखें कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है या कोई ऐसा कीटोन है जिसके दोनों ये ग्रुप्स जो है सेम है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक निष्क्रिय होगा बच्चों, समझ गए ना? सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड में छोड़ दे, और कीटोन्स में दोनों ग्रुप अगर एक से हैं तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बाकी हायर एल्डिहाइड हो या जो कीटोन्स हैं, समझ गए ना? तो इन कीटोन्स में अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें देखो आप क्या क्या हुआ है, sp2 हाइब्रिड स्टेट चेंज हो जाती है sp3 में। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल था, प्लेनर था, चेंज हो गया किसमें? टेट्राहेड्रल में। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव था, कैसा हो गया? ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है, ठीक है। रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव हो जाएगा जो प्रोडक्ट है, समझ गए बच्चों? ऑप्टिकल रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव था, जो प्रोडक्ट बना वो मोर रिएक्टिव, सॉरी ये था मोर रिएक्टिव, तो ये कैसा हो गया? लेस रिएक्टिव। sp2 से sp3, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल, ऑप्टिकल इनएक्टिव से ऑप्टिकल एक्टिव, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, ये चेंजेस आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बता दूं जितनी अभी हो सकती हैं, बाकी हम पूरी डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो आप, जैसे एक रिएक्शन बता दूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा रिवीज आती रहती है, और वो है एडिशन ऑफ HCN। तो क्या बनते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बनते हैं बच्चों? साइनोहाइड्रिन। ओके, तो देखो साइनोहाइड्रिन कैसे बनेंगे? C डबल बॉन्ड O प्लस, यहां पर हम लेंगे HCN। ओके, तो आप देखोगे पहले इसका अटैक होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां हो जाएगा Cn, और ये है O माइनस और H प्लस अटैक करेगा, तो यहां हो जाएगा OHCN। ये चाहे एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको क्या लिखते हैं? साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड कीटोन साइनोहाइड्रिन। ओके, अगर यहाँ पर आप CH3 COH प्लस HCN लेते हैं तो बन जाएगा CH3H OHCN। इसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, समझ गए ना? अगर हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं जैसे कि एसीटोन और यही रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? CH3 OHCN। हम लिखेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से एल्डिहाइड हो या कीटोन्स, इनमें एडिशन होता है। अब आता है कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? तो ये एसिड की प्रेजेंस में है, एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ पर हम NaCN भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ क्या यूज करते हैं? HCN। ऐसा अब आता है कि ये बेसिक मीडियम में नहीं होती, ठीक है। देखो बेसिक मीडियम में अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम साइनोहाइड्रिन और अनस्टेबल। देखो क्यों? क्योंकि ये जो साइनोहाइड्रिन बना है, समझ गए ना? यहाँ पर अगर बेस है तो ये इसके प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, और यहाँ पर ये साइनाइड है और ये चेंज हो जाएगा CO ग्रुप में, और यहाँ साइनाइड फ्री हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है एसिड कैटेलाइज्ड होती है। अगर हम बेस की प्रेजेंस में करेंगे ना तो ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा? इसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। रीजन है कि बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन अगर हम बेस की प्रेजेंस में देखें तो साइनोहाइड्रिन से साइनाइड ग्रुप रिमूव हो जाता है, समझ गए ना? तो ये रिएक्शन जो है, जो उनमें भी ये है इस तरह से, तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन की, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेसिक मीडियम मैंने बता दी, ये अनस्टेबल है। अब आता है कि ये जो रिएक्शन है गिवन बाय, ठीक है, ऑल
एल्डिहाइड्स, जितने भी एल्डिहाइड्स है सबसे दी जाती है। इसके अलावा एसीटोन, ठीक है, एसीटोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया और 2-पेंटेनोन। समझ गए बच्चों, ये इन कीटोन्स में केवल ये है जो ये रिएक्शन देख रहे हैं, बाकी एल्डिहाइड में जितने भी एल्डिहाइड्स हैं ये रिएक्शन मिलती है। कौन कौन से हो गए? ऑल एल्डिहाइड्स गिवन बाय, बट अगर आप कीटोन्स की बात करें तो एसीटोन, ब्यूटेनियन और 2-पेंटेनोन। मींस अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये है और एक कीटोन ये है, ठीक है, ये है 3-पेंटेनोन और ये है 2-पेंटेनोन, तो ये जो है इसमें तो नहीं होगी बट इसमें होगी। एल्डिहाइड चाहे आप कोई भी ले लें, समझ गए ना, तो आप देखोगे ये हो गई, जस्ट अगर आप ब्यूटेनोन की बात करें तो ये हो गया, और अगर हम प्रोपेनोन की बात करें तो ये और ये, बट इसमें ये रिएक्शन नहीं होगी। एल्डिहाइड्स कोई ले लें आप, सब में ये रिएक्शन मिलती है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, जो साइनोहाइड्रीन बनते हैं, कई बार उनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं। तो एक तो साइनोहाइड्रीन कैसे होते हैं, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन देखें तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, एसीटोन का ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, बाकी में ये एक्टिव होगा। अब देखो ये जो साइनोहाइड्रीन है, सपोज CH, ये है OH और H, यहाँ पर अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलेगा CH3HNH2 और Cn, और फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में, एक्सिस में, तो CH3H यहाँ क्या आ जाएगा NH2COOH, ये एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। और ये कौन सा एमिनो एसिड है बच्चों? एलेनिन। क्या है ये? एलेनिन। अगर आप यहाँ पर HCH और ये है आपके पास OH और Cn है, तो इससे क्या बनेगा? H2O हाइड्रोलिसिस से HH, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा NH2 और COOH, तो ये क्या है? ग्लाइसिन। तो ये भी एक क्या है? एमिनो एसिड। एक तो इनको एमिनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं, ओके। और देखो आप इसी तरह से आगे रिएक्शन है कि अगर हम यहाँ पर क्या ले लें कि यहाँ पर आपने देखा साइनोहाइड्रीन था, सॉरी यहाँ पर है साइनोहाइड्रीन यहाँ पर था Cn और यहाँ था क्या? OH। अगर हम इसकी रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ हाइड्रोलिसिस करा दें H की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा CH3HOHCOOH, ठीक है, एक क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनाया जा सकता है, समझ गए ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट एसिड है, लैक्टिक एसिड हो गए। अगर हम इसी का रिडक्शन करा दें LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे CH3HOHCH2NH2 एक अमाइन बन गया, हाइड्रोक्सी अमाइन हो गया, समझ गए ना, ये हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस तरह से इन साइनोहाइड्रीन के हाइड्रोलिसिस से एमिनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एलेनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसका रिडक्शन करा दिया तो आपने देखा अमाइन बन गया। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हमें किससे लेनी होती हैं? हमारे इस साइनोहाइड्रीन कंपाउंड से। तो ये कुछ अभी बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, मैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, ओके। यहाँ तक बताया, आप इसको अच्छी तरह से नोट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को डिस्कस करूँगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय, सी यू।